हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी पावर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, ग्राम सचिव हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है एन.वी. रमन्ना, जो है वो फिलहाल हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों के परामर्श से उनकी नियुक्ति है वो की जाती है। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? जब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो वो किससे सलाह लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। चलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य, जो प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, कैसे चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। भारत के जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो। चाहे वो 6 वर्ष कंप्लीट पहले कर ले या फिर 65 वर्ष के पहले हो जाएं, तो ये उनका कार्यकाल होता है। चलिए चलते हमारे सेवन्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। देखिए, जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसको हटाया किसके द्वारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हाँ। जो नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षक है उसको भी अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी पड़ती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में जो है नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया? संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितनी समिति ने कार्य करना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 समितियों ने। कितनी समितियों ने? 17 ने। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों ही क्या है? स्थायी समिति हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? जो हमारी प्राक्कलन समिति है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? जो संसद की जो निम्नलिखित समितियां हैं उनमें से किस में जो है सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? अभी अभी बताया था आप सभी को, 30 सदस्य, 30 सदस्य होते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कोई संख्या जो है वो निश्चित नहीं की गई है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसका सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति हो, सरकारी उपक्रम समिति हो, लोक लेखा समिति हो। इन तीनों ही समितियों में जो सदस्य हैं वो कोई मंत्री नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो किस में है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। ठीक है, इन सभी में है। उच्च न्यायालय में भी है, सर्वोच्च न्यायालय में भी है और जनपद एवं सत्र न्यायालयों में भी है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में दो तदर्थ जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस से। याद रखना आप सभी को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फ्रांस से। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। लाभ का पद है वो किसके द्वारा परिभाषित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित जो याचिका है वो कहाँ दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों में ही जनहित याचिका दायर है वो की जा सकती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? नृत्य और संगीत की जो मुद्रा जो लावणी है वो कहाँ किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। जो लावणी डांस है वो कहाँ फेमस है? महाराष्ट्र में फेमस है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो सैंडलवुड है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नड़ सिनेमा में सैंडलवुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संगीत। संगीत क्षेत्र में जो है पुत्रराज सम्मान दिया जाता है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में से जो कौन सा मंदिर में जो है शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिदम्बरम में। चिदम्बरम में जो है वो शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार है वो किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात सरकार द्वारा। याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात सरकार के द्वारा ताना रीरी पुरस्कार है वो दिया जाता है। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न पे।
बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? बोहाग बिहू है वो मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत का जो है त्योहार है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, असम का। पता होगा आप सभी को जो बिहू डांस है वो कहाँ फेमस है? तो ये होगा असम में। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न पे। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए, तमिलनाडु जो है हमारे इंडिया के मैप में दक्षिण में पड़ता है। तो जब दक्षिण में यानी तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में यानी ऊपर के साइड कौन सा जो है वो त्योहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मकर संक्रांति। याद रखना आप सभी को, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? मुस्लिम तीर्थ स्थल है गलियाकोट, ये किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान में। राजस्थान में गलियाकोट जो मुस्लिम तीर्थ स्थल है वो स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भामकालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? भामलाकाल्पम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो डांस है वो विकसित किया गया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जो है सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? कौन से संप्रदाय की स्थापना है वो संत तुकाराम द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वारकरी संप्रदाय की। वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना है वो संत तुकाराम ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति है वो किस चित्रकला से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ चित्रकला से। किशनगढ़ चित्रकला से बनी ठनी चित्रकला संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सिंघे खबाबास किस प्रदेश का त्योहार है? सिंघे खबाबास किस प्रदेश का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में जो है ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज है वो किस घराने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेवाती घराने से। जो पंडित जसराज है वो मेवाती घराने से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम है वो किस प्रदेश का लोक नृत्य है, फोक डांस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है करगम डांस किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है करगम डांस कहाँ, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हैं वो ख्याल और तराना के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी थी? किसने जो है वो अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी थी? पुस्तक का नाम याद रखना आपने, अग्निवीणा। तो किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाजी नजरुल इस्लाम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? नाजी नजरुल इस्लाम ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा? किसने जो पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बंगला, किसने लिखा था ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो बंगाल का राष्ट्रगान भी लिखा था। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में विशु नामक जो त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अप्रैल महीने में। जो विशु त्योहार है वो कौन से महीने में आता है? तो अप्रैल के महीने में आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रथम भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो वो थी मदर टेरेसा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला चिकित्सक, प्रथम महिला चिकित्सक है वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी जो गांगुली है वो प्रथम महिला चिकित्सक थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? राष्ट्रीय ध्वज में आपने देखा होगा तीन क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है और उसके बाद में हरे रंग की पट्टी होती है। तो आप इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1:1:1 में। ठीक है, याद रखना आप सभी को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1:1:1 में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज का जो तिरंगे का केसरिया रंग है वो हमें क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताकत और साहस। ताकत और साहस को दर्शाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सबसे ऊपर मैंने पहले बताया था आप सभी को कौन सा रंग रहता है, तो गहरा केसरिया रंग रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? बीच में कौन सा रंग रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में बीच में रहता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हरा रंग है वो सबसे नीचे रहता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। प्रथम मैराथन विजेता कौन है? प्रथम मैराथन विजेता, प्रथम मैराथन विजेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैको पोर्ट। प्रथम मैराथन विजेता है जैको पोर्ट। याद रखना आपने सभी ने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 261 ईस्वी पूर्व
सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया था? बहुत ही फेमस घटना है ये, तो आप याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात है वो क्या किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन्स। विटामिन्स है वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न राष्ट्रपतियों में से किसका चयन निर्विरोध हुआ था? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका चयन निर्विरोध हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर संजीव रेड्डी। जो डॉक्टर संजीव रेड्डी हैं उनका चयन निर्विरोध किया गया था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। मुस्लिम विवाह की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है? मुस्लिम विवाह की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तलाक। तलाक जो है वो प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या है मुस्लिम विवाह की। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी जो मिश्रित धातु है वो चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलीनको। अलीनको जो है वो चुंबक बनाने के प्रयोग में लाई जाती है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? कौन सा जो है वो जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीशा या ग्लास है। शीशा या ग्लास है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? संगठन का उच्चतम स्तर है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है वो संगठन का उच्चतम स्तर है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। वह रेखा जिसमें दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।